बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपके सामने जो विकल्प दे रखे हैं इसमें से कौन सा जवाब सही है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक बार क्वेश्चन देखिए, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो इसका अर्थ क्या है? तो यदि हम लोग इतिहास को डिटेल में पढ़ते तो हमें जानकारी मिलती है बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 1526 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं यूपीपी में भर भर के पूछे जाते हैं। यदि आप यूपीपी की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस बनना चाहते हैं, यानी कांस्टेबल आपके मन में बस गया है बनना, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इसी क्लास से आपके क्वेश्चंस फंसने वाले हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेंड करने की कोशिश करें और हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कोर्स जो इसका स्कोर है कितना जा रहा है, ठीक है, ताकि हमें भी आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में 4 आक्रमण किए और पांचवें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने अपने प्रथम युद्ध जो कि प्रथम आक्रमण जो था 1519 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों बाजौरा और भेरा को जीतकर वापस चला गया। दूसरा आक्रमण जो था 1519 ईस्वी, और इसके बाद में तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी, और उसके बाद में जो सबसे प्रसिद्ध था इसका पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और यूपीपी के साथ ही साथ काफ़ी एग्जाम्स के ये फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि एसएससी, सीपीओ और एसएससी के थ्रू काफ़ी एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जा चुके पूछा गया है, और यूपीपी में भी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर आगे इसका आंसर दीजिए। शेर खान ने हुमायूं को 1539 ईस्वी तथा 1540 ईस्वी में क्रमशः किन 2 स्थानों पर पराजित किया? तो भैया शेर खान ने इसे कब पराजित किया था, कहाँ कहाँ पराजित किया था, ये सारा कुछ आपके सामने है, बस सही जवाब देने की कोशिश करिए। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? चौसा तथा कन्नौज, आगरा, दिल्ली, कौन सा है? तो बी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानने के प्रयत्न करते हैं। तो क्या होता है भैया, शेर खान हुमायूं के बीच काफ़ी युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से क्या हुआ था, शेर खान ने हुमायूं को चौसा तथा कन्नौज में बुरी तरह पराजित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखें और सही उत्तर देने की कोशिश करें। कहा गया है, निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसमें से 4 देश दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक क्या होता है? ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है ओपेक। जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी 1960 ईस्वी में बगदाद, जो कि इराक में पड़ता है, वहीं पे हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसमें सदस्य देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पाद तथा दरों पर नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है 13 है, जिसमें 6 मध्य पूर्व तथा 4 अफ्रीकी और 1 दक्षिण पूर्व एशिया एवं 2 सदस्य दक्षिणी अमेरिका में हैं। वे हैं कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे दुबई कहा जाता है, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला। इंडोनेशिया का जो नया सदस्य है ना, वो नया सदस्य इंडोनेशिया बना था, और दक्षिण अफ्रीका जो है ना वो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका ना होकर दक्षिणी अमेरिका है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसका सही जवाब आप देने का प्रयत्न करें। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है। तो बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पहला विकल्प जो है
वो आपके सामने दे रखा है। क्या कहा गया है? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता, क्या उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है? बिल्कुल भैया कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जब हमें सही मिल गया तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। ऐसी अर्थव्यवस्था में ना कोई आयात होता है, ना निर्यात, और ना ही पूंजी का प्रवाह होता है। ठीक है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक किसान हैं, आपने अपने खेतों में गेहूं की बुआई कर दी, गेहूं की अच्छे से फसल पैदा हुई और आप उसे बेचेंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। इसी तरीके हमारे देश की हालत होती है। जब तक देश का सामान अन्य कंट्रीज में बिकेगा नहीं तो बाहरी पैसा आएगा कहाँ से? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो कहता है अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं और 4 में से आपको बताना है अंत्योदय कार्यक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, कपड़ा मजदूरों की मांग, गरीब से गरीब लोगों का उत्थान। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन है। तो आप सही बताइए इसका क्या जवाब होने वाला है। अंत्योदय कार्यक्रम ही पहल गरीब से गरीब लोगों यानी पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों के उत्थान के लिए हुई थी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले राजस्थान सरकार ने वर्ष चल रहा था, समय चल रहा था 1970 ईस्वी में लागू कर दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपके एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो संतुलन स्तर बिंदु क्या है? तो क्या क्वेश्चन कहता है, संतुलन स्तर बिंदु क्या है? तो इसके 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं और इसके बारे में आपको बताना है। सीमांत आय, सीमांत लागत के बराबर होता है औसत आय, और औसत लागत के बराबर होता है कुल आय, कुल लागत के बराबर होता है उसे संतुलन। हमारे हिसाब से तो भैया सी ऑप्शन है, आप इसका सही जवाब बताइए। तो चलिए, संतुलन स्तर यानी ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ कुल आयत कुल लागत के बराबर होने। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर अचल लागत गुणे 100 अपॉन में लिखना है अचल लागत प्लस शुद्ध व्यय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन जिसका सही जवाब देने का आप प्रयास करिए और बताइए क्या है। तो इसका सही जवाब आप सही से दें। तो इसका जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो भैया राष्ट्रीय आय में कौन चीज़ शामिल है, कौन चीज़ शामिल तो नहीं है, तो इसके बारे में आपको बताना है। भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो किसी बच्चे की जेब खर्च, ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। लॉटरी का पुरस्कार जीतना, ये नए मकान का निर्माण, ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो हमारे हिसाब से तो भैया इसका डी ऑप्शन सही है। तो आप सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा किसी बच्चों की जेब खर्च राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, क्योंकि ये हस्तांतरित भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट में शामिल है। लॉटरी का पुरस्कार जीतना किसी प्रकार की बिक्री और अंतिम उत्पाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अतः यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। चूँकि मकान किराए के रूप में कारक आय यानी फैक्टर इकोनॉम उत्पन्न करते हैं, अतः नए मकान का निर्माण राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर डी बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा क्या इसका सही जवाब। हमें आशा है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और बाद में आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मूल्य वर्धित कर पहले लागू हुआ था। भैया मूल्य वर्धित कर पहले लागू हुआ था, कहाँ पे लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो चलिए, मूल्य वर्धित कर 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो सही विकल्प इसका क्या है, सही जवाब बताना है। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और रूस। तो कहाँ पे मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था बताइए। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपने सही जवाब दे दिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। फ्रांस इसका सही जवाब है, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में डिटेल में थोड़ी जानकारी कलेक्ट करते हैं। विश्व में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर जो था ना, 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को मॉरिशस कहाँ है, मॉरिशस लौरे के द्वारा फ्रांस में लागू किया गया था। भारत में मूल्य वर्धित कर यानी वैट 1 अप्रैल 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। जबकि हरियाणा
वैट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य था। सबसे पहले इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में हरियाणा ने लागू किया था, और भारत में टोटली लागू हुआ था 2005 ईस्वी में, और विश्व में 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुआ था बैठकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन का सही जवाब आप देने का प्रयत्न करिए। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं, तो किसमें? इसके 4 विकल्प आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं, तो आपको सही जवाब देने का प्रयास करिए। लेखा शास्त्र लाभ, अनुकूलन लाभ, अधिगम लाभ, शुद्ध लाभ। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब तो आपकी स्क्रीन के सामने निकल के आ गया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनुकूलन लाभ। तो चलिए अगला इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं क्या है। कुल उत्पादन का वह अवशेष जो भूमि, श्रम तथा पूंजी के पारिश्रमिक के बाद साहसी को उत्पादन क्रिया में प्राप्त होता है, वही लाभ होता है। नंबर 1 कुल लाभ, नंबर 2 शुद्ध लाभ बराबर सामान्य लाभ, असामान्य लाभ। ठीक है, जो भी होता है ना, और हमें लगता है कि आपका ये भी क्वेश्चन सही हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब सी ऑप्शन है, बेटसन इज द राइट आंसर। इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हीं कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनोटॉक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला देखते हैं, प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? 4 विकल्प दे रखे हैं, सही जवाब बताइए। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, इथोलॉजी। तो चलिए देखते हैं, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं वह इथोलॉजी कहलाता है। यह पारिस्थितिकी, मनोविज्ञान तथा शारीरिक रचना विज्ञान से संबंधित है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसका सही जवाब बताने का प्रयत्न करिए। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताना है, तो सही जवाब बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, तो कौन सा विकल्प इसका सही है? तो चलिए इसका बी ऑप्शन सही है, एसीटेबुलेरिया। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसीटेबुलेरिया है। इसका नाभिक के भी सबसे बड़ा होता है। नाभिक का मतलब होता है केंद्र। तो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यानी ब्रेन ऑफ वुमन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो भैया कितने भागों में विभाजित होता है ये आपको बताना है। जो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, तो कौन सा विकल्प सही है तो बताने का प्रयत्न करिए। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मनुष्य का यानी ह्यूमन ब्रेन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, ये विश्व की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा। हिरोशिमा के ऊपर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। समय था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका सही जवाब दीजिए। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है, किससे नापी जाती है, किससे जानी जाती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता के बारे में आपको बताना है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑक्टेन संख्या के आधार पर। चलिए देखते हैं, पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। ये क्वेश्चन की डिटेल थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका सही जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस स्रोत का एक उदाहरण है? तो ठोस स्रोत का कौन सा उदाहरण है? 4 विकल्प हैं जिनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैग्नीशियम सिल्क फोम। और इसका सही जवाब की तरफ भी चलते हैं। इसका सही ऑप्शन सही है, रंगीन पत्थर। ठीक है, भौतिक रसायन में सोल यानी एक प्रकार का
कॉलॉइड यानी कॉलॉइड है, जिसमें बहुत सी महीन कण एक सतत मध्य में वितरित रहते हैं। रंगीन रत्न पत्थर भी एक प्रकार का ठोस रोल है, जिसमें महीन कण ठोस सतत मध्य में वितरित रहते हैं। ठीक है, तो इसी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको देखिए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे डाल्टन, जो कि बी ऑप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसके बारे में पहले देख लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित होता है, तो आपको बताना है। तो चलिए इसका सही जवाब होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर एवं अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों ने वर्ष 1952 में बनाया था। संलयन अभिक्रिया बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है और बहुत सी ऊर्जा मुक्त होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन इसका सही जवाब देने का प्रयत्न करिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? पेट्रोल के विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये ऑप्शंस में से कौन सा विकल्प सही है? तो भैया इसका भी ऑप्शन सही है, टेट्रा एथिल सीसा। तो ये चीज़ इसमें मिलाई जाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का उपयोग करते हैं। गैसोलीन में इसकी मात्रा लगभग 0.01% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आवर्ती नियम किसने दिया था, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। डी ऑप्शन में दे रखा है डेमित्री मेंडलीफ। चलिए हम इनके बारे में भी देखते हैं। 1869 ईस्वी में डेमित्री मेंडलीफ तथा लूथर मेयर द्वारा आवर्ती नियम विकसित किया गया। मेंडलीफ ने ही तत्वों की पहली आवर्त सारणी बनाई थी, जो आज भी चलती है। तो ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया किससे संबंध मामला है? ठीक है, तो भैया ताप गतिकी का प्रथम नियम, तो उससे कौन सा विकल्प रिलेट करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ताप गतिकी या ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतया ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, अर्थात पहले जैसी ऊर्जा रहती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये क्या कहता है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की भैया यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की महो ये यूनिट होती है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक महो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। न्यूटन का पहला नियम था। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए थे और पहला नियम था जड़त्व का नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। न्यूटन ने गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज जो 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो भैया दयानंद सरस्वती 1875 की बात आए तो मुंबई इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया था। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो कि निम्नलिखित हैं, और आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेके फुल पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1699 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रथम गुरु के रूप में प्रथम गुरु का स्थान प्रदान कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम बताइए। तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग बनाया गया था उसका नाम फोर्ट विलियम था। तो इसके बारे में फुल डिटेल दे रखी है, कब क्या हुआ था, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।